चैनल। आज हम परीक्षा मंथन करेंगे, यानी कि ई बुक सीरीज़ से प्राचीन इतिहास के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी जो प्राचीन इतिहास है, यानी भारत का प्राचीन इतिहास, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस बुक में, वो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल और दक्षिण काल। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसे मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, तो आप सभी दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल भाषा में ये ई बुक है, तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से एक दिन पहले आप ज़रूर इस वीडियो को देख के जाइएगा। प्राचीन भारत का इतिहास। हम अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन के बारे में पहले उसका अध्ययन कर लेंगे। तो हमारा जो अतीत का अध्ययन है, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है प्रागैतिहासिक काल, यानी जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल का ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि इस टाइम मानो किसी भी चीज़ लिपि और लेखन से परिचित नहीं था, लगभग 3000 ईसा पूर्व में। तब इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आते हैं हम औद्योगिक काल। तो इस काल में हम जिस काल में मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, किंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी ना गई हो, हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि इस काल के अंतर्गत मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें विवरण में प्राप्त होता है वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर भारत यानी वर्तमान का तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें प्रागैतिहासिक काल देखते हैं, यानी कि पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 में यानी 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा दृष्टि से 3 कालों में विभाजित है। पूरा पाषाण काल यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है। ये निम्न पूरा पाषाण काल है। निम्न इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह अपना भोजन संग्रहित करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर, चंपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। भारत के निम्न पूरा पाषाण कालीन में संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चपार, चंपिंग, पेबुल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः उसे सोहन प्राकृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है, जिसमें एश्यूलन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरम्पन में प्राप्त हुए, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है।
मध्यपाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल जो है, इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया, अतः इस काल में फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर, खुरचनी, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। उच्च पुरा पाषाण काल। इसी काल में सर्वप्रथम होमो सेपियंस ज्ञानी यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। यानी कि इस काल में यानी उच्च पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो ज्ञानी हो गया था। इस काल के प्रमुख उपकरण तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, वेधक एवं बेधनिया तक्षनी एवं काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में वेलन घाटी में स्थित लोहदा में हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली। इसी काल का मानव ने पहली बार गुफा में रहना प्रारंभ किया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त हैं। मध्यपाषाण काल। यानी मध्यपाषाण काल कहता है कि यह काल पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था, पर वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का अग्रणी था। समय जलवायु गर्म हो गई और अब बर्फ की जगह घास और हरे मैदान प्रारंभ हो गए। इस काल का मानव अब तक पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व था। मध्यकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराह, नाहर, राय, महदह, प्रतापगढ़ है। इस समय पत्थर के उपकरणों का जो नोक बनाया गया वह युग विशिष्ट उपकरण है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के अन्य उपकरणों में एकधार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, दक्षिणी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कहता है कि काल क्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए वो नवपाषाण काल में ही हुए। विश्व स्तर पर संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में हुआ। पश्चिमी एशिया के मानव को जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, पाकिस्तान और कृषि का प्रारंभ यानी कृषि का सबसे पहला स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला। जब इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी समय भारत में कोल्डिहवा नामक स्थान पर चावल उगने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व में लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए तथा पालतू पशु भी रखने लगे। नवपाषाण काल में मानव को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञात हुआ और वो अपनी जीवन यापन खेती बाड़ी और पशुपालन में करना प्रारंभ कर दिए। इसलिए खाने पीने के बर्तनों की उन्हें ज़रूरत हुई, अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जा होम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकान में रहते थे। बुर्जा होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे रिलेटेड। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, वो एक भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा में मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो भारत में सबसे प्राचीनतम है। लोहदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो उच्च पाषाण काल से संबंधित है।
पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं भगौर से प्राप्त हुआ। विश्व के प्राचीनतम मृद भांड बेलन घाटी स्थित चोमानी मंडो में प्राप्त हुए। बोरजा होम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। ताम्रप्रसार काल। ताम्रप्रसार काल कहता है कि जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्रप्रसार काल कहते हैं। ताम्रप्रसार की कुछ संस्कृतियां हैं, जैसे पहला है क्वेटा संस्कृति, जो बलूचिस्तान में हुआ और पंडू रंग के मृद भांडों का प्रयोग किया गया। कुल्ली संस्कृति, जो बलूचिस्तान में हुआ और पंडरूम के लेप का पर काले रंग के चित्रण वाले मृद भांड को प्रयोग किया गया। नाल आर्मी संस्कृति, ये बलूचिस्तान व सिंध में हुई और पंडू रंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद भांड का प्रयोग किया गया। झोभ संस्कृति, बलूचिस्तान में हुआ, लाल रंग के लेप पर काले रंग के चित्रण का वाले मृद भांड का प्रयोग किया गया। कोटी दीनी संस्कृति, जो सिंध में हुई और लाल रंग के लेप पर दुधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद भांड में हुआ। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, जो पंजाब में हुआ और लाल रंग या बैंगनी रंग के पाकिस्तान में लेप काले रंग की धारियों वाला मृद भांड हुआ। और इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं, जैसे सर्वाधिक पूर्व सैद्धाव ताम्रप्रसारिक संस्कृति बलूचिस्तान से प्राप्त हुई। हाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवापी मिलता है। ताम्र प्रमाण काल को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृद भांडों के आधार पर किया गया। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का प्रयोग लेखन कला का ज्ञान नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। नामकरण, यानी कि नामकरण जो है वो महाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सेंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर है। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थानों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, आग्रमी, कोटिदीजी, अलीमुदराद आदि सिंधु सभ्यता नदी के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता नाम दिया। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी आदि। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक कार्य जैसे कि सभ्यता का रखा, क्योंकि ये जो सभ्यता था यह इतिहास के परंपरा का पालन करता। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त उपनाम है, और क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देश में हुआ। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत में प्राप्त हुए। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकागोडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूरब से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगभग 1600 किलोमीटर है। उत्तर मांडव जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में
दमाईबाद महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान में पंजाब, पश्चिम पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान में प्रांत में, अफगानिस्तान में हुआ। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। हड़प्पा यानी कि हमारा जो पहला है वो हड़प्पा है। इस देश किस देश में है? तो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब, मंटगोमरी, साहिवाल में और रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज वर्ष 1921 में की गई और इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। इसमें कुछ मिली गई जो वस्तुएं थी वो थी श्रमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे, भट्टियाँ, खंडों में अंतरागार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल की डिबिया, गधे का प्रमाण, तांबे में बना पैमान, हृदयकार मनका आदि। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को एक नाम से और जाना जाता है जिसको मृतकों का टीला कहते हैं। और ये पाकिस्तान सिंध लरकाना में स्थित है और इस सिंधु नदी के किनारे है और 1922 में इसकी खोज की गई थी। इसके खोजकर्ता हैं राखल दास बनर्जी और मार्शल द्वारा हुई थी। जैसे विशाल स्नानघर हमें मोहनजोदड़ो में मिला, विशाल अन्नागर, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा के सिर वाले देवता का चित्र। और चनहुदड़ो में हमें यानी चनहुदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान सिंध नवाबशाह में है और ये सिंध नदी के किनारे है। 1934 में इसके खनन हुआ और NG मजूमदार इसके खनन करता है। जो गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान। और फिर हम देखते हैं रोपड़ जो है फ्रेंड्स वो है भारत और पंजाब में। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है और सतलज नदी के किनारे है। ये 1950 में और 1953 में खनन हुआ और VV लाल और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण हमें रोपड़ में मिला। बनावली फ्रेंड्स है भारत तो हरियाणा और हिसार में। ये है सरस्वती नदी के किनारे 1973 और RS विस्ट इसके खनन करता है। और एक मकान में बस बेसिन प्रमाण खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल उच्चतम किस्म का जौ प्राप्त हुआ। और राखीगढ़ी जो है वो भारत हरियाणा जिंद में स्थित है और ये सरस्वती नदी के किनारे है। 1969 में सूरजभान एवं भगवान दास के खननकर्ता के आधार पे भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा पुरास्थल हमें राखीगढ़ी में प्राप्त हुआ। कालीबंगा फ्रेंड्स बंगाल, राजस्थान यानी गंगानगर में है, घाघर नदी के किनारे। 1953 में खनन हुआ। 1953 से 1961 तक अमलानंद घोष और VV लाल एवं VK थापर हैं। और हल से जोते हुए खेत के निशान, हल की खेत में 2 फसल उगने वाले साक्ष्य और अलंकृत ईंट के प्रमाण, मिट्टी का पैमाना और अग्निवेदिकाएँ हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। और फिर फ्रेंड्स आते हैं लोथल जो भारत में गुजरात है, अहमदाबाद में है। ये भोगवा नदी के किनारे 1954 में AR राव के द्वारा खनन करता हुआ अन्नगार, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोदीवाड़ा, हाथी दांत में निर्मित पैमाना, अग्निवेदिकाएँ, पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के
2 पाठ गोरिल्ला की मूर्ति ये यहाँ पे मिले। धौलावीरा भारत के गुजरात कच्छ में स्थित है। ये मनहर और मनसार नदी के किनारे है। 1967 से लेकर 1990 तक खननकर्ता जेपी जोशी। आरएस विष्ट अंगूठी जलाशयों का प्रमाण मिला, सोने की अंगूठी मिली और सूचना पट्ट का प्रमाण मिला, रेडियम मिला। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो ये सामान्य विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व में प्राचीनतम, यानी सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं विश्व में प्राचीनतम थे। ऐसा संपूर्ण नगर किसी स्थान के निर्देश से बनाए गए थे। सड़कें सीधी दशा में एक दूसरे के समकोण पर कटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुज खंडों में विभाजित करती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविद ने इसे राजपथ पर प्रथम सड़क की संज्ञा दी। सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई, स्नानागार, कुएं एवं कुल बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। मात्र कालीबंगा में अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। सामान्यतः ईंटों का आकार 10 से यानी कि 2:1/3 इंच था, जिसमें 4:2:1 का अनुपात था। प्रमुख नगरों की विशेषता हड़प्पा, यानी हड़प्पा 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र व पूर्व में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर से एक टीले के उत्खनन में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, अवशेष प्राप्त हुए। जैसे पहले में मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। इसी के पास 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कड़े की राख मिली। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना कहा। यहीं ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, जिनके मध्य से एक गड्ढा और गड्ढे में गेहूं, जौ और राख के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र में पूर्व निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुईं। विशाल स्नानघर, जो यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति थी। यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी थी। इसके मध्य में एक तालाब, जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थीं। तालाब के दक्षिण पश्चिमी में एक नली थी, जिसमें तालाब का गंदा पानी बाहर निकलता था। विशाल स्नानघर, यह 45.71 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नगार के तीर्थ में पुरोहित आवास, विशाल स्नानघर के पास एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला, जो 70.1 मीटर लगभग 23.77 मीटर चौड़ा था। चनूदड़ो, सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिलता है। गुड़िया मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। लोथल, यानी लोथल में हमें इसके लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र में पूर्व में निचला नगर था। यहाँ दुर्ग क्षेत्र का निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल से गुड़िया मन का बनाने का कारखाना मिला। यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण मिला। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। लोथल के निचले नगर के पूरब में एक डायवर्ट गोदावाड़ा प्राप्त हुआ। यही पक्की ईंटों से निर्मित था। इसका आकार 218 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा था। धौलावीरा, यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा नगर नगरों की योजना से विभिन्न योजना में बसाया गया है। यहाँ से 16 जलाशयों का प्रमाण मिलता है। यहीं से स्टेडियम और सूचना पट का निर्माण मिलता है।
कालीबंगा। कालीबंगा जो है फ्रेंड्स वो है, यह नगर दो खंडों में विभक्त है। पश्चिमी में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था। यहाँ यहाँ के एक फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिलता है। यहाँ आयताकार अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई। बनावली, यहाँ दुर्ग क्षेत्र का निचला नगर अलग अलग नहीं है। मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ। अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, यानी सिंधु सभ्यता में के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले। सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता था। विद्वान वर्ग, पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिषी आदि। योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। भोजन, सैंधववासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग कर रहे होंगे। वस्त्र है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल में किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला। सैंधव सभ्यता सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। स्त्री स्कार्टनुमा वस्त्र धारण करती थी। शाल जैसे वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण, यानी कि सैंधववासी सब विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषण सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों, मिट्टी और हाथी दांत से आभूषणों बनाए जाते थे। मुख्य आभूषणों में हार, बाजूबंद, बलपीन, अंगूठी, चूड़ियाँ आदि के प्रयोग करते थे। हड़प्पा में सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ। सौंदर्य प्रावधान, यानी सैंधववासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन में प्रसाधन पक्ष प्राप्त हुआ। हड़प्पा से ही काजल के डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले। चनहूदड़ों में लिपस्टिक के प्रमाण मिले। स्त्री विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करती थीं। संधान प्रणाली, यानी सैंधववासी अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्व संस्वाधन, यानी मृतकों को कब्र में दफनाने का परंपरा। आंशिक संधान, मृत के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। दाह संस्कार, मृतक को जलाने का परंपरा। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैंधववासियों को लोकप्रिय संधान प्रणाली पूर्व संधान थी। सैंधववासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर, पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। मृतकों के साथ अत्योष्टि सामग्री जैसे मृत भांड, भूषण आदि रखते थे। कब्र पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में प्राप्त हुआ। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुराविदों ने R37 रखा। यहाँ कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई, यानी 37 कब्रें प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता से प्रचलित थी। लोथल के दुर्ग क्षेत्र में पश्चिमी, यानी उत्तर पश्चिमी से प्राप्त हुआ। यहाँ कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई। यहाँ से युगल संधान के प्रमाण मिले। मोहनजोदड़ो में अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है।